क्या हुआ? जब एक गरीब लड़के के बैल ने 3 साल से हर रात जमीन में सींग मारकर खोदना शुरू किया। गांव वाले बोले पागल हो गया। एक रात सींग किसी सख्त चीज से टकराया, खोदा तो जो निकला पूरे गांव की नींद उड़ गई। जानने के लिए बस आखिर तक देखते रहिए। काला, फिर वही 3 साल हो गए, रोज रात यहीं। थक नहीं जाता तू? मनीष, इस बूढ़े बैल को खेत में छोड़ दे, पागल हो गया है। कल को साला मेरी फसल में घुस जाएगा। चाचा, ये दादा का बैल है, पागल नहीं है, कुछ ढूंढता है, मुझे पता है। क्या ढूंढेगा मिट्टी में? सोना, भाग यहाँ से बैल, हट। साले आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। हरियाणा के रोहतक जिले में एक छोटा सा गांव था, सोनपुर, जहां सरसों के पीले खेत दूर तक फैले हुए थे। एक जहां हर घर में एक भैंस और एक बैल हुआ करता था, और जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, जमीन इज्जत थी, रिश्ता थी, पुरखों की निशानी थी। जिसके पास जितनी जमीन उतना बड़ा आदमी, और जिसकी जमीन छिन जाए वो गांव में मरने से भी बुरी मौत मरता। इसी गांव के एक टूटे से कच्चे मकान में रहता था 23 साल का मनीष चौधरी। दुबला पतला, चेहरे पर खेत की धूप और आंखों में वो दर्द जो 5 साल पहले अपने दादा को खोने के बाद से कभी नहीं गया। मनीष के दादा बलवीर चौधरी इस गांव के सबसे पुराने और सबसे ईमानदार किसानों में से थे, जिनकी 40 बीघा जमीन हुआ करती थी, पीढ़ियों से चली आ रही, बाप दादा की कमाई हुई, और जिस पर बलवीर दादा का पूरा परिवार पलता था, माँ, बाप और छोटा सा मनीष। लेकिन 5 साल पहले एक सुबह गांव में हड़कंप मच गया। बलवीर दादा अपने खेत में गिरकर मर गए, पाए गए। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक। गांव ने मान लिया, अंतिम संस्कार हुआ, और 6 महीने बाद गांव का सरपंच महिपाल सिंह एक फाइल लेकर मनीष के बाप के पास आया। भाई, बलवीर जी के पास 40 बीघा कहाँ थी? 2 बीघा थी सिर्फ, बाकी 38 बीघा तो पिछले साल उन्होंने मुझे बेची थी। ये रहे कागज, मुहर और अंगूठे के निशान। मनीष के बाप के हाथ कांपे। कागज देखे, बलवीर दादा के अंगूठे का निशान, तहसीलदार की मुहर, पटवारी का दस्तखत, सब कुछ ऐसे कि कोई शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन बाप जानता था कि दादा ने जमीन कभी नहीं बेची थी, 60 साल की उम्र तक नहीं बेची थी, तो मरने से पहले अचानक क्यों बेचते? लेकिन कागज सामने थे, और कागज के आगे किसी की नहीं चलती। मनीष के बाप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरपंच महिपाल सिंह के पास पैसे थे, वकील थे और रिश्ते, और 3 साल की लड़ाई के बाद केस हार गया। और बाप इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, शराब में डूब गया, और उसी गम में एक रात वो भी चला गया, दिल की बीमारी से। मनीष उस वक्त 20 साल का था। माँ घरों में बर्तन मांजकर घर चलाने लगी, और 40 बीघा जमीन जो उनकी थी, आज भी थी, लेकिन कागज में महिपाल सिंह के नाम। और पीछे क्या रह गया? मनीष के पास दादा का एक पुराना कच्चा घर, 2 बीघा जमीन और एक बैल जिसका नाम था काला आखा। दादा का प्यारा बैल, जिसे दादा ने बछड़े से पाला था अपने हाथों से, जो दादा के पीछे पीछे खेत में चलता था, जो दादा की हर आवाज पर सिर हिलाता था, और जो दादा के मरने के बाद 3 दिन खाना नहीं खाया था। काला अब बूढ़ा हो चुका था, 12 साल का, सींग थोड़े टेढ़े, पीठ झुकी, और चलते वक्त थोड़ा लड़खड़ाता भी था। लेकिन पिछले 3 साल से काले के अंदर एक बदलाव आया था जो किसी को समझ नहीं आता था। हर रात जब गांव सो जाता, काला अपना रस्सा तोड़कर निकलता, दादा की पुरानी 40 बीघा वाली जमीन की तरफ जाता, जो अब सरपंच के नाम थी, वहां पहुंचता, और एक खास कोने में जहां बरगद का एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था, वहां जाकर सींग से जमीन खोदना शुरू करता। रात भर खोदता, पंजों से भी, सींग से भी, मिट्टी उड़ती, पत्थर हटते, और सुबह जब गांव जागता तो काला वापस अपनी जगह लौट आता, थका हुआ, सांस भारी, और दिन भर सोता। रात को फिर वही सिलसिला, 3 साल, 1095 रातें, बिना एक रात नागा। और गांव वाले हंसते, मनीष तेरा बैल पागल हो गया, सरपंच की जमीन खोदता है रोज, एक दिन पकड़ा गया तो तुझे जेल भेज देगा। मनीष भी परेशान हो चुका था, लेकिन जब भी काले को बांधने की कोशिश करता, काला रस्सी तोड़ देता, कुंडी उखाड़ देता, और फिर उसी जगह। और एक दिन माँ ने मनीष से कहा, बेटा ये बैल पागल नहीं है, तेरे दादा का था, और दादा जो कुछ करते थे इसी बैल को साथ लेकर। कुछ है उस जगह जो ये जानता है और हम नहीं। उस रात मनीष ने फैसला किया कि आज काले के पीछे जाएगा, देखेगा आखिर क्या खोदता है। रात के 12 बजे काला उठा, रस्सा तोड़ा और खेत की तरफ निकला। मनीष पीछे पीछे, अंधेरे में, टॉर्च हाथ में, और काला वही पुरानी जगह, बरगद के नीचे, सींग से खोदना शुरू। आज कुछ अलग था। काले ने जितनी तेजी से आज सींग मारा, उतना 3 साल में कभी नहीं मारा। जैसे उसे पता हो कि आज वो चीज बहुत करीब है। मिट्टी उड़ रही थी, पत्थर टूट रहे थे, और अचानक
एक जोर की आवाज आई, खन्न। काले का सींग किसी लोहे की चीज से टकराया था। काला रुक गया, सांस भारी, और मनीष की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, देख, यही है। मनीष के हाथ कांपे। उसने टॉर्च जलाई, गड्ढे में झांका। 3 फीट नीचे मिट्टी के बीच में एक लोहे का बक्सा दिख रहा था। पुराना, झंग लगा, लेकिन बंद। और बक्से के ढक्कन पर एक पीतल की पट्टी चिपकी थी जिस पर नकरकाशी से लिखा था, बलवीर चौधरी, 1984। मनीष के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। दादा का नाम, दादा के हाथ की लिखावट और दादा का जन्म का साल 1984 में लिखा हुआ। मतलब दादा ने यह बक्सा जवानी में यहां दबाया था और 40 साल जमीन के नीचे सोता रहा, इंतजार में कि कोई आए और इसे खोले। मनीष ने बक्सा निकाला। भारी था, तालाब जैसा बंद। उसने अपने साथ लाया फावड़ा उठाया और एक बार में ताला तोड़ा, ढक्कन खोला, और जो अंदर निकला उसने उसकी सांस एक पल के लिए रोक दी। मनीष ने टॉर्च की रोशनी बक्से के अंदर डाली और जो पहली चीज दिखी वो था एक मोटा कपड़े का बंडल, सफेद रंग का, जो अब पीला पड़ चुका था, मिट्टी से थोड़ा गीला, लेकिन अंदर की चीजें बची हुई थीं, क्योंकि दादा ने बक्सा बनाते वक्त उसे वाटरप्रूफ बनाया था। अंदर वैक्स की परत लगाई थी, मोम लगा था जो 40 साल में भी पिघला नहीं था, और यही बात दिखाती थी कि दादा ने यह बक्सा कितनी सावधानी से तैयार किया था। मनीष ने कांपते हाथों से बंडल खोला और जो निकला वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। एक पुरानी फाइल जिसमें 40 बीघा जमीन के असली कागजात थे, तहसीलदार की मोहर 1984 की, पटवारी कालू राम का दस्तखत, बलवीर चौधरी का पूरा नाम, और एक साथ रजिस्टर नंबर जो साबित कर सकता था कि ये कागज मूल हैं और सरपंच वाले नकली। मनीष के हाथ कांपे। उसने दूसरी चीज निकाली, एक मोटी डायरी, चमड़े की जिल्द, दादा के हाथ की लिखावट में लिखी हुई। पहले पेज पर तारीख थी 15 अक्टूबर 2019, मतलब ठीक दादा के मरने के 2 महीने पहले, और पहली लाइन पढ़कर मनीष का खून ठंडा हो गया। अगर ये डायरी मेरे पोते मनीष के हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि मेरी मौत प्राकृतिक नहीं हुई, मुझे मारा गया है, और मारने वाला सरपंच महिपाल सिंह है। मनीष अपनी जगह बैठ गया, पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि 5 साल से उसने और उसके परिवार ने मान लिया था कि दादा हार्ट अटैक से मरे थे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, गांव के डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया था और गांव वालों ने बात आगे नहीं बढ़ाई थी। लेकिन आज दादा के अपने हाथ की लिखावट बता रही थी कि वो हादसा नहीं था, हत्या थी। मनीष ने डायरी के अगले पेज पलटे। दादा ने एक एक बात लिखी थी। महिपाल सिंह ने पिछले 5 साल से मेरी 40 बीघा जमीन पर नजर गड़ाई थी, क्योंकि हाईवे की नई योजना आने वाली थी और मेरी जमीन ठीक हाईवे पर पड़ने वाली थी। जमीन की कीमत करोड़ों में जाने वाली थी। पहले महिपाल ने पैसे ऑफर्ड किए, मैंने मना किया, फिर धमकी दी, मैंने मना किया, फिर एक दिन उसने एक नई चाल चली। उसने मेरे घर एक नकली रजिस्ट्री लेकर आया और बोला, बलवीर जी, अंगूठा लगा दीजिए, मैं आपको 5 बीघा अलग दे दूंगा। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। उसी रात महिपाल ने अपने आदमी से तहसील में हमला करवाया, पुराने रिकॉर्ड्स चुराए और एक नकली रजिस्ट्री बनाई। तहसीलदार को रिश्वत दी, पटवारी को खरीदा और सब कागज बदल दिए। मुझे जब पता चला तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपनी जमीन के असली कागज और पिछले 30 साल का पूरा रिकॉर्ड अपने खेत के कोने में बरगद के नीचे एक बक्से में दबा दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये कागज घर में रखे तो महिपाल यहां भी हाथ डालेगा। बक्सा दबाते वक्त काला मेरे साथ था, मेरा बैल। उसने सब देखा और मुझे लगता है उसे पता है कि क्या हुआ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो काला ही है जो वो जगह याद रखेगा। बेटा, मेरे बैल पर भरोसा रखना। मनीष ने और पन्ने पलटे और अगला सेक्शन पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दादा ने सिर्फ अपनी जमीन का नहीं, पूरे गांव के 20 किसानों की जमीन के फ्रॉड का रिकॉर्ड रखा था। महिपाल ने पिछले 12 साल में 20 किसानों की जमीन हड़पी है। सब किसानों की लिस्ट, तारीखें, रजिस्ट्री नंबर, सब यहां लिखा है। गुरदास जी की 15 बीघा 2011 में, रामकुमार की 8 बीघा 2014 में, सुरेंद्रपाल की 12 बीघा 2017 में, और हर बार नकली अंगूठा, नकली कागज, और जो विरोध करता वो या तो अचानक मर जाता या गांव छोड़कर चला जाता। भगवान दास, जो 2016 में मेरे सामने महिपाल के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्हें 3 महीने बाद एक ट्रक ने कुचल दिया। एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था, मैं जानता हूं। मनीष ने आखिरी पेज तक पहुंचकर देखा, जहां दादा ने एक और चीज लिखी थी जो सबसे चौंकाने वाली थी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पोते मनीष से कहना, वो चंडीगढ़ में रहने वाले एडवोकेट प्रेम सागर से मिले। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्हें सब पता है। उन्हीं के पास मैंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रखी हैं और वो मेरे पोते की पूरी मदद करेंगे। मनीष ने बक्से में देखा और वहां एक और चीज थी, एक छोटा सा कागज जिस पर एक एड्रेस लिखा था, एडवोकेट प्रेम सागर शर्मा, सेक्टर 17, चंडीगढ़, फोन नंबर, और इन सबके नीचे एक छोटा सा लिफाफा जिस पर लिखा था, मनीष के लिए, जरूरी वक्त पर खोलना।
मनीष ने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटोग्राफ थी दादा की, जिसमें वो बहुत पुरानी उम्र में एक आदमी के साथ खड़े थे और पीछे लिखा था, मैं और सरदार प्रीतम सिंह, डीआईजी हरियाणा पुलिस, बचपन के यार। अगर मनीष को पुलिस की जरूरत पड़े तो इनसे मिले। ये मुझे कभी नहीं भूले। मनीष ने सब कुछ अपनी शर्ट के अंदर छुपाया, बक्सा वहीं खाली रखा, गड्ढा बंद किया और काला, उसका प्यारा बूढ़ा बैल, मनीष के पास आकर खड़ा हो गया। मनीष ने काले को गले लगाया, आंसू गिरे। काला भाई, 3 साल तूने ये सब संभाला, तूने दादा का वादा निभाया। अब मेरी बारी है, मैं दादा का इंसाफ दिलवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह 6 बजे मनीष चंडीगढ़ की बस में बैठा। शर्ट के अंदर दादा की डायरी और असली कागजात, जेब में 200 रुपए और दिल में एक तूफान। 5 घंटे बाद चंडीगढ़ पहुंचा। सेक्टर 17 और एडवोकेट प्रेम सागर के ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। एक 70 साल के बूढ़े वकील बाहर निकले, सफेद कुर्ते में, चश्मा आंखों पर, और मनीष को देखते ही रुक गए, क्योंकि मनीष के चेहरे पर वही नक्शे थे जो बलवीर के चेहरे पर होते थे। तू बलवीर का पोता है? मनीष ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों अंदर गए। मनीष ने सब कुछ निकाला, कागजात, डायरी, फोटो, सब मेज पर रखे। वकील साहब ने डायरी के पहले पेज पढ़ी। मैं नहीं रहा तो मारा गया, और उनकी आंखें भीग गईं। बेटा, तेरे दादा को 5 साल पहले मैंने बहुत समझाया था, चंडीगढ़ आ जाओ, सरपंच बहुत खतरनाक है। लेकिन तेरे दादा बोले, अपनी जमीन छोड़कर कहां जाऊं, यहीं लड़ूंगा। मैं खुद अंत्येष्टि में नहीं जा पाया था, बीमार था, लेकिन मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। तूने आज वो सच सामने ला दिया जो मैं 5 साल से ढूंढ रहा था। वकील साहब ने तुरंत 2 काम किए। पहला, डीआईजी प्रीतम सिंह को कॉल किया। प्रीतम, बलवीर का पोता मेरे पास है, उसके पास ऐसे सबूत हैं जो महिपाल सिंह को जेल भेज देंगे। प्रीतम सिंह ने बिना एक सेकंड रुके कहा, मैं आज रात खुद मनीष से मिलूंगा और कल सुबह सोनपुर में रेड। दूसरा, वकील साहब ने एक पीआईएल तैयार करना शुरू किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 20 किसानों की जमीन, 12 साल का फ्रॉड, 1 हत्या, सब एक ही पिटीशन में। लेकिन एनके डैड, उसी शाम एक फोन गया महिपाल सिंह के पास। सोनपुर के सरपंच ने अपने एक जासूस को मनीष पर नजर रखने के लिए लगाया था, और जासूस ने बताया, सरपंच जी, मनीष चंडीगढ़ गया है, एक बूढ़े वकील से मिला है, और रात को कुछ बड़ा होने वाला है। महिपाल सिंह ने फोन रखा, अपने हथियार निकाले और बोला, सुरेंद्र, आदमी बुला, रात को सोनपुर में खेल खत्म करना है। उसी रात 10 बजे मनीष चंडीगढ़ से सोनपुर लौट रहा था। बस में, शर्ट के अंदर कागज और डायरी, और साथ में एक और जरूरी चीज। एडवोकेट प्रेम सागर ने डीआईजी प्रीतम सिंह को सब दिखाया था, और प्रीतम सिंह ने फौरन एक स्पेशल टीम तैयार की थी। सुबह 5 बजे रेड होनी थी, लेकिन मनीष को सोनपुर अकेले भेजने का मतलब था उसकी जान खतरे में डालना। इसलिए प्रीतम सिंह ने 2 कांस्टेबल्स को सिविलियन कपड़ों में मनीष के साथ लगाया। दोनों बस में पीछे की सीट पर बैठे। लेकिन महिपाल सिंह का जासूस काफी तेज था। उसने मनीष की हर चाल की खबर पहुंचाई। महिपाल ने अपने 6 आदमी तैयार किए। सोनपुर की सीमा पर एक खाली खेत में मनीष का इंतजार। प्लान सिंपल था, बस से उतरते ही खत्म। रात 12 बजे बस सोनपुर पहुंची। मनीष उतरा, कांस्टेबल्स भी। अंधेरा, सुनसान सड़क, और अचानक 6 आदमी निकले, छुरों और डंडों के साथ। दोनों कांस्टेबल्स ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक हवाई गोली चलाई। 6 आदमी एक पल के लिए रुके, इतना काफी था। कांस्टेबल्स ने मनीष को घेरा और पास के एक गुरुद्वारे में शरण ली, जहां रात भर उसे संभाला गया। उसी रात मनीष के घर भी हमला हुआ। 4 आदमी गए, मनीष न मिला। मां को धमकाया, बेटे को बोल देना कागज लाकर दे, नहीं तो मां नहीं रहेगी। मां ने बिना डरे जवाब दिया, मेरा बेटा अपने दादा का पोता है, तेरे जैसों से नहीं डरता। और सबसे बड़ा हमला एक और जगह हुआ, खेत में, जहां बरगद के नीचे बक्सा मिला था। महिपाल ने खुद जाकर वो जगह देखी, गड्ढा खुला पाया और बैल काला वहीं खड़ा। महिपाल के हाथ में बंदूक थी, उसने काले पर तानी। लेकिन उसी मोमेंट एक पड़ोसी रामपाल चाचा जाग गए, आवाज सुनकर टॉर्च लेकर आए और महिपाल भाग गया। लेकिन काले के पैर में एक गोली लगी। सुबह 5 बजे डीआईजी प्रीतम सिंह का काफिला सोनपुर पहुंचा। 3 जीप, 20 पुलिस वाले और महिपाल सिंह के घर सीधा रेड। महिपाल भागने की कोशिश में था, लेकिन घर के चारों तरफ पुलिस, पकड़ा गया और साथ में उसके 6 आदमी भी एक एक करके पकड़े गए। तहसील में रेड पड़ी, नकली रजिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड जब्त, तहसीलदार और पटवारी कालू राम गिरफ्तार। 20 किसानों की जमीन के सारे फ्रॉड रिकॉर्ड्स सामने आए, और एक वीक में महिपाल के 12 साल का पूरा साम्राज्य ढह गया। हाई कोर्ट में 6 महीने केस चला, और दादा की डायरी सबसे बड़ा सबूत बनी। 3 हत्याओं के एविडेंस, 20 जमीन फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स, और भगवान दास के ट्रक एक्सीडेंट का री इन्वेस्टिगेशन हुआ। ड्राइवर ने पकड़े जाने पर उगल दिया। महिपाल सिंह ने 50,000 दिए थे एक्सीडेंट दिखाने के लिए। बलवीर दादा की बॉडी एक्सह्यूम हुई,
फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, कॉज ऑफ डेथ होमिसाइड। दादा को जहर दिया गया था खाने में, हार्ट अटैक नहीं, हत्या। 5 साल बाद सच सामने आया। कोर्ट ने फैसला सुनाया, महिपाल सिंह को 3 फर्स्ट डिग्री मर्डर, 20 लैंड फ्रॉड, कंस्पिरेसी, एविडेंस टैंपरिंग, सब काउंट्स पर उम्र कैद, तहसीलदार और पटवारी को 10-10 साल की सजा और 20 किसानों की जमीन उनके परिवारों को वापस। मनीष को 40 बीघा जमीन मिली। हाईवे प्रोजेक्ट के कॉम्पेंसेशन में सरकार ने 3 करोड़ रुपए दिए और मनीष ने पहला काम यह किया कि मां को शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलवाया, जो वर्षों से घरों में बर्तन मांजकर कमर झुका चुकी थी। दूसरा काम, उसने भगवान दास के परिवार, गुरदास जी के परिवार और बाकी सब उन किसानों के घर जाकर उनके हाथ में उनकी जमीन के कागज रखना, हर घर में जाकर दादा की डायरी का वो पेज पढ़ना जिसमें उनका नाम लिखा था। हर घर में मनीष को गले लगाया गया। हर मां ने मनीष के सिर पर हाथ फेरा और हर बेटे ने कहा, दादा बलवीर को सलाम, उनकी वजह से हमें हमारा हक मिला। लेकिन बिटर स्वीट वो शाम थी जब मनीष खेत पर गया, उसी बरगद के नीचे जहां काला 3 साल से खोदता आया था, और आज पैर में गोली लगने के बाद काला वहीं लेटा था, जिंदा लेकिन कमजोर। डॉक्टर ने कहा था 15 साल का बैल है, गोली का असर गहरा, शायद 1-2 दिन। मनीष ने काले की गर्दन पर हाथ रखा, उसकी आंखों में देखा और काले ने आखिरी बार मनीष की हथेली चाटी, दादा की तरह। काला भाई, दादा तुम्हें लेकर आए थे बछड़ा बनकर, दादा ने तुम्हें अपने हाथों से बड़ा किया, तूने दादा का बक्सा 3 साल छुपाया, और आज जब दादा का इंसाफ हुआ है, तू जा रहा है जैसे अपनी ड्यूटी पूरी करके दादा से मिलने। काले ने अपनी आखिरी सांस मनीष की गोद में ली और मनीष ने काले को उसी जगह दफना दिया जहां 3 साल वो हर रात खोदता था, बरगद के नीचे, और उस जगह एक संगमरमर का पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, काला बलवीर दादा का बैल, जिसने 3 साल एक राज्य संभाला और अपने मालिक को इंसाफ दिलवाकर चला गया। 1 हफ्ते बाद मीडिया आई। एक रिपोर्टर ने पूछा, मनीष जी, आपके दादा की कहानी अब पूरे हरियाणा में गूंज रही है, क्या कहेंगे उन पुलिस वालों और जजेस को जिन्होंने 5 साल इंसाफ नहीं दिलवाया? मनीष ने उस बरगद के नीचे खड़े होकर काले की कब्र की तरफ देखा और जवाब दिया, दीदी, मैं पुलिस को कुछ नहीं कहूंगा, मैं जजों को कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस देश में इंसाफ कभी कभी इंसानों से नहीं मिलता, जानवरों से मिलता है। मेरे दादा को इंसाफ नहीं एक डॉक्टर ने दिलवाया, एक वकील ने दिलवाया, एक डीआईजी ने दिलवाया। असली इंसाफ एक बैल ने दिलवाया जो बोल नहीं सकता था लेकिन समझता था, और जब इंसान समझना बंद कर दें तो जमीन के नीचे दबा सच एक जानवर ही निकाल सकता है। दोस्तों, लाइक करो, कमेंट में लिखो दादा बलवीर और काला को सलाम, शेयर करो उन लोगों को जो जानवरों को सिर्फ जानवर समझते, सब्सक्राइब करो। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा गवाह इंसान नहीं होता। इंसान तो बिक जाता है, डर जाता है, भूल जाता है। सबसे बड़ा गवाह वो जानवर होता है जो न बिकता है, न डरता है, और जो अपने मालिक से किया हुआ रिश्ता मरते दम तक निभाता है। जिस दिन हम इंसान जानवरों जैसी वफादारी सीख लेंगे, उस दिन इस देश में कोई महिपाल पैदा नहीं होगा।